Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. As we all know that what we do here, we cover 6th, 7th and 8th Olympiads, NTSC, NSCJS, PRMO and 6 to 10 school examinations. Alright, and in this series, what we are doing, we have already covered the chapter 1, that is mathematical tools. Now this is the last chapter, last lecture of the chapter 2, that is force, right? हमने अब तक क्या क्या चीज़ें कवर अप कर ली हैं कि भाई जो फोर्स होता है उसको हम कैसे बताते हैं, व्हाट्स द डेफिनेशन, हाउ टू से इट, ऑलराइट, एंड हाउ टू अप्लाई दैट. हमने फिर देखा फॉर्मूला क्या है उसका, किस तरीके से यूज़ करते हैं. फिर हमने जो है बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड रिजल्टेंट फोर्सेस को देखा, हाउ टू कैलकुलेट दैम, हाउ टू एक्सप्लेन दैम, राइट. एंड देन वी गो ऑन टू दी टाइप्स ऑफ फोर्सेस. टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बाद जो अभी हम पढ़ेंगे वो टोटली डिफरेंट थिंग्स हैं. दीज आर सम एक्स्ट्रा थिंग्स आई वांटेड टू टेल यू, बट ये भी ज़रूरी है. आज हम एक नया फोर्स भी पढ़ने वाले हैं. इट इज़ कैन बी अ फोर्स बट अ रोटेटिंग फोर्स. ऑलराइट, वी विल टॉक अबाउट द टॉर्क. ऑलराइट, and that's it. If we do all such thing, then we will be covering our second chapter. If you want any DPP and study material, you can access them on our Telegram channel. TTB08 is code for class 8, and you can easily go there. You can write this code according to your classes and then you can join them. Then you can access the DPPs and study material. Next is the important thing I wanted to tell you. If you are really serious about the studies or about your foundation, right, your basic level, and if you really want to crack some many highly prestigious competitive exams like the JEE Main, right, JEE Advanced and all such things. So physics is an important subject in all such examinations. Even in NEET, physics is very much important, right? So इसके लिए आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए. इसी चीज़ को हम लोगों ने सोचते हुए आप लोगों के लिए बहुत सारे पैकेजेस बनाए हैं ताकि आप अपने लेवल के हिसाब से उन पैकेजेस को एक्सेस करके आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सके, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सके एंड आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए तैयार हो सके. ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा www.talkingtextbooks.in पर. वहाँ पर आपको इस तरीके के बहुत सारे पैकेजेस दिखेंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लासेस. ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे 6 क्लास का एक पैकेज है. ठीक है, इस पैकेज का कॉस्ट 9000 है और इस पैकेज में कवर अप क्या हो रहा है, फाउंडेशन एंड ओलंपियाड, ये दोनों चीज़ें कवर अप हो रही हैं. ठीक है, इसी तरह 8th में भी है. अब देखेंगे इस एक पैकेज में, इस 9000 के पैकेज में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, किस तरीके से आप क्रैक कर पाएंगे, किस तरीके से आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, वो देखेंगे. कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल जो कि बहुत ज़रूरी है. ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज कई बच्चे रैंडम स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं और वो फिर अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं. सो यू मस्ट बी गोइंग थ्रू अ वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल. ठीक है, तो ये है हमारा इम्पॉर्टेंट फीचर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, ताकि आपको उन स्टडी मटेरियल को स्टडी करने में कोई भी डिफिकल्टी आती है, यू कैन गो फॉर द रिकॉर्डेड लेक्चर और यू विल बी सीइंग द लाइव क्लासेस टू. राइट, होमवर्क सबमिशन इज इम्पॉर्टेंट ताकि आप रेगुलरली अपना होमवर्क करते रहें. जो भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है एंड यू विल सबमिट दैट होमवर्क थ्रू द गूगल क्लासरूम इफ़ यू बाय दिस पैकेज. ठीक है, बाय वीकली क्विजेज इज इम्पॉर्टेंट ताकि आपको पता चले कि इस लेक्चर में आपने क्या सीखा है या फिर कितना आपको नहीं आया है, कुछ चीज़ें क्या डाउट में रह गई हैं. ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको बाय वीकली क्विजेस से. पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स ऑफ द सेम पैटर्न. पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आर इम्पॉर्टेंट अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्या लेवल होता है, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, कितने इजी आते हैं, कितने मीडियम आते हैं, हाउ टू डील सच क्वेश्चंस. कुछ बहुत ही अलग कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं फिजिक्स में ही. ठीक है, मैथ में तो बिल्कुल डिफरेंट होते ही हैं. ठीक है, तो ऑल सच थिंग्स आपको क्लियर हो जाएंगी अगर आप उसी पैटर्न पे बेस्ड अगर आप कोई क्वेश्चन पेपर देते हैं. ठीक है, ट्राई करते हैं. सो यू विल बी वेरी मच क्लियर अबाउट द थिंग्स कि भाई कितना लेवल है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, ऑल सच थिंग्स. ठीक है, इफ यू वांट दिस पैकेज यू हैव टू क्लिक ऑन द बाय नाउ. You will be forwarded on this page, right? This is showing you the cost of the package, right? If you write this code CYLIVE, ठीक है, CY live, if you write this code then you will be getting a 30% discount.
Alright, that will be 2700 will be deducted from the whole amount, right? So now your package, this much very much things, very much important package will be given only for the 6300 to you. What you have to do is to next is buy package, and then you will be given the options through which you can choose and then pay it. If you have any query related to anything, if you wanted to know about the packages, or if you wanted to know how to do that and all such things, you can call on this number, and this number you will be getting all the queries resolved. Alright, so this was the important thing I wanted to tell you. Now just take out your copies, books. Let's start the lecture 4. Alright, and promise yourself you will be watching the whole lecture. You will be making proper notes and you will revise them on a daily basis. Revision is the key if you want to become a smart student, right? Now see, we will be learning mass, weight, torque, and some more important things like the spring balance. We will be learning spring balance too. Alright, and some gravitational units of force. Look, these are the things you will be studying. Gravitational units of force. There are two gravitational units of force: mass, weight, rotating force, that is torque, and spring balance. And we will be doing some questions. All right, and I will tell you those the questions we will be doing will be from the competitive exam. That will be the past year questions, right? And I will tell you how to deal such questions. There is not a specific method to go through such questions, but I will tell you how you can do that. All right, now see, this is the gravitational units of force, right? What is gravitational units of force? This is known kgf, all right, that is kilogram force, and gf, that is gram force. These are the two forces, gravitational units of force. Number 1 जो है, देखेंगे हम अभी SI की बात कर रहे हैं, that is MKS system की बात कर रहे हैं. Alright, now see, the gravitational unit of force is the kilogram force, that is kgf. Alright, सारी जो चीजें हैं वो small में लिखी हुई हैं, kgf, right? Now see, 1 kilogram force is the force due to gravity on a mass of 1 kilogram. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 किलोग्राम जो फोर्स होता है उसके अंदर किस वजह से होता है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ मास ऑफ 1 किलोग्राम. मतलब 1 किलोग्राम के मास पर ग्रेविटी कितना फोर्स लगाती है, दैट इज नोन एज 1 kg फोर्स. ठीक है, उसका हम वैल्यू निकालेंगे. देखिए, पहले हमें ये बात पता है ऑलरेडी दैट जो फोर्स का फॉर्मूला हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था वो क्या होता है? F इक्वल्स टू ma. ठीक है, ये हमको पता था. अब हमको एक और बात पता होनी चाहिए, वो ये कि हम पर जो धरती माता फोर्स लगाती हैं, एक एक्सेलरेशन लगाती हैं. व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? एंड उसको हम क्या बताते हैं? उसको हम बताते हैं g. ठीक है, देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम बोलते हैं स्मॉल g. ठीक है, ये स्मॉल g से रिप्रेजेंट होता है, ये एक एक्सेलरेशन होता है. दिस इज नॉट अ फोर्स, दिस इज एन एक्सेलरेशन. ठीक है, नाउ लुक, जब कभी भी कोई बॉडी नीचे गिरती है, जब कभी भी जो है हमारी धरती माता अट्रैक्ट करती हैं, तो वो क्या करती हैं? एक फोर्स अप्लाई करती हैं बॉडी पे, और बॉडी क्या करती है? नीचे गिरने लगती है. ठीक है, जब वो नीचे गिर रही होती है तो उसका स्पीड इंक्रीज हो रही होती है, क्योंकि जब वो थी रुकी हुई थी ऊपर टॉप पे, या फिर लुक दिस पेन मैंने पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स तो लग रहा है बट इट इज नॉट मूविंग. दैट मीन्स अभी इसका स्पीड कितना है? 0. अभी ये मूव नहीं कर रहा है, स्पीड 0 है. अगर मैं इसे छोड़ देती हूँ तो ये नीचे जाएगा, और नीचे जाते जाते इसका 0 स्पीड से बहुत ज़्यादा स्पीड नीचे हो जाएगा जब ये ज़मीन से बिल्कुल टच ही करने वाला होगा उस मोमेंट पे. ठीक है, तो उस मोमेंट पे इसका स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है. अब सी, 0 स्पीड से कुछ ज़्यादा स्पीड हो जाने का मतलब क्या हुआ? कि वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है. इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ स्पीड इंक्रीज करने के लिए जो एक्सेलरेशन होता है वो वहाँ है, राइट? एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से गिर रही होती है तो उसका स्पीड इंक्रीज हो जाती है, नीचे आते आते उसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है. और उसको इंक्रीज करने वाला कौन? दिस एक्सेलरेशन, जो कि हमारी धरती माता प्रोवाइड करती है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब हम क्या इसको इस फॉर्मूले में रख सकते हैं? क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो तो ये है, राइट? एंड ये जो फोर्स है ये धरती माता लगा रही है. ठीक है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स. अब देखेंगे यहाँ पे
जो फोर्स है जो धरती माता लगाती है दैट इज कॉल्ड व्हाट, mg। ठीक है, क्यों ये g हमने क्यों चेंज कर दिया, a से g क्यों कर दिया है, बिकॉज धरती माता इस वक्त हम पर g ग्रेविटेशनल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाना मतलब लगाती है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो मास है ये हमने क्या किया है 1 kg कर दिया है, बिकॉज यहाँ पर हम 1 किलोग्राम फोर्स को डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस 1 किलोग्राम फोर्स को करने के लिए मुझे क्या देखना होगा, 1 किलोग्राम के मास को लेना होगा। तो जो मास है वो मैंने जानबूझ के जो है 1 किलोग्राम ले लिया। ठीक है, अब इस m का वैल्यू हो गया 1, तो यहाँ पर जो फोर्स हो गया वो हो गया 1g। ठीक है, इसका मतलब जो फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू g, बिकॉज 1 इंटू जी तो g ही होगा, राइट। तो नाउ इट इज g का वैल्यू कितना होता है, g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इस g को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं और आप इसका राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, जो कि कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे जब ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ये राउंड ऑफ में हो जाता है, तो इसका मतलब हम ये दोनों वैल्यू g की यूज करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर इस g की जगह पर ये जो फोर्स बन गया है, अब ये फोर्स बन गया है 1 kg F। क्यों, क्योंकि मैंने मास का वैल्यू 1 kg रख दिया, तो इसलिए अब ये 1 kg F बन गया, राइट, दिस इज F स्मॉल f। ठीक है, और ये जो g का वैल्यू है मैंने वहां से देख लिया, तो इट विल बी 9.8 न्यूटन। तुम लोग बोलोगे यूनिट्स कैसे चेंज कर दी, मैंने यूनिट्स चेंज नहीं की, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी 1 था kg, राइट। kg को इस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट न्यूटन, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 1 kg F इक्वल्स टू हाउ मच, 9.8 न्यूटन। दिस इज कॉल्ड दी 1 kg फोर्स। तो अगर आपको ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स के बारे में बात किया जाए और आपको पूछे कि 1 kg F क्या होता है, तो यू विल बी सेइंग कि 1 kg फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मास 1 kg। 1 kg के बॉडी पे ग्रेविटी कितना फोर्स लगाती है, दैट इज कॉल्ड 1 kg F। ठीक है, अब यहाँ पर हमने उसका वैल्यू निकाल लिया न्यूटन में वैल्यू निकाला है और कितना होता है वो 9.8 न्यूटन। ठीक है, अगर मुझे इसे राउंड ऑफ करना है तो आई विल बी सेइंग, राउंड ऑफ करने के लिए हम इसे बोल सकते हैं सिमिलर कितना कितना है। ठीक है, तो 1 kg F को हम क्या लिख सकते हैं, 10 न्यूटन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या बताते हैं, 1 kg F को बताते हैं। अब आप इसे फटाफट से नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं CGS, यानी कि जो हमारी SI होती है उसके बाद CGS होती है। सो लेट्स सी इन द CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है, इसमें देखेंगे द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज द ग्राम फोर्स। ठीक है, अब की बार यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम 1 ग्राम की बॉडी ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो फोर्स बन गया है वो GF बन गया है, बिकॉज वी आर टॉकिंग इन दी सिस्टम CGS, राइट। मैं CGS का वापस से फुल फॉर्म लिखूं अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए हो तो, C इज फॉर सेंटीमीटर, G इज फॉर ग्राम एंड S इज फॉर सेकेंड। ठीक है, इट शुड बी ग्राम। ठीक है, तो इस सिस्टम के अंदर जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा, ग्राम फोर्स होगा। ठीक है, अब देखेंगे 1 ग्राम फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ मास ऑफ 1 ग्राम। अब हम क्या कर रहे हैं, 1 kg बॉडी की जगह पर हम लोग 1 ग्राम बॉडी ले रहे हैं। ठीक है, 1 ग्राम की बॉडी लिया है और उसके ऊपर कितना ग्रेविटी फोर्स लगाती है, वही फोर्स कौन होगा, GF। ठीक है, तो इसके लिए भी वापस से हम क्या कर रहे हैं, वापस से फॉर्मूला लिखेंगे F इक्वल्स टू ma एंड वी नो व्हाट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हम लोग जानते हैं, अभी हमने देखा था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स टू G। लेकिन यहाँ पर जब हम CGS की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 9.8 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर को नहीं लिख सकते, यहाँ पर हमको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो आई शुड मल्टीप्लाई इट विद 100, 9.8 इंटू 100 और हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इट शुड बी हाउ मच, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं इस वैल्यू को यूज कर सकती हूँ, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं इस g का वैल्यू उसमें यहाँ पुट करेंगे, तो f शुड बी हाउ मच, mg, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, मास के वैल्यू को कितना रख रहे हैं, 1 ग्राम रख रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको ग्राम किया आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि अब की बार हमें न्यूटन नहीं मिलेगा, अब की बार हमें कौन मिलेगा, डाइन मिलेगा, ठीक है। तो देखेंगे F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1, ये 1 ग्राम है, इंटू G, ये वाला G है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे F इक्वल्स टू सिंपल G हो जाएगा, 1 इंटू जी इक्वल्स टू G, तो ये सिंपल G हो जाएगा, ठीक है। और अब हम क्या लिखेंगे, 1 ग्राम फोर्स इक्वल्स टू G का वैल्यू कितना हमने देखा है, 980, अब यहाँ लिख दिया हमने डाइन, ठीक है। हमने डाइन क्यों लिखा, क्योंकि ये जो 1 था इसके साथ कौन सी यूनिट थी, ग्राम, और ग्राम और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें क्या मिलती है, डाइन मिलती है, ठीक है, ये यूनिट मिलती है फोर्स की। तो दिस इज 1 GF इक्वल्स टू 980 डाइन, ठीक है। दिस इज द ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स, ठीक है, इन दी सिस्टम, विच सिस्टम, CGS सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोगों ने 2 सिस्टम देखे हैं, SI सिस्टम दैट इज MKS और जो CGS सिस्टम है। इन दोनों सिस्टम्स में एक होता है KGF, SI में होता है, और दूसरा होता है GF जो कि ग्राम फोर्स में होता है, ठीक है। हम लोगों को ये दोनों वैल्यूज जो है रिमेंबर करनी है, ठीक है, दीज आर इम्पॉर्टेंट, क्वाइट इम्पॉर्टेंट, तो आप फटाफट से नोट कर लें इसे। चलिए अब हम मूव करते हैं आगे, ठीक है, और आगे हम स्टडी करेंगे स्प्रिंग बैलेंस के बारे में। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, कुछ बच्चों ने देखा भी होगा, कुछ बच्चों ने नहीं भी देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो यहाँ देखो, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। इसका नाम स्प्रिंग बैलेंस क्यों है, सबसे पहले तो ये बैलेंस करता है, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, इसीलिए इसको स्प्रिंग बैलेंस बोल देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पर तो आपको स्केल दिखाई दे रहे हैं 5 4 3 2 1, ठीक है, यहाँ पर स्केल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखिए न्यूटन और यहाँ पे ग्राम्स। अब ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे ना, इसके पीछे यहाँ पर एक स्प्रिंग होती है, ठीक है, हिडन स्प्रिंग होती है, वो स्प्रिंग स्ट्रेच आउट हो जाती है। कैसे स्ट्रेच आउट हो जाती है, जैसे ये आपको हुक दिख रहा है, इस हुक के ऊपर हमें जिस भी बॉडी को मेजर करना है, जिस भी बॉडी का जो है वेट मेजर करना है, तो क्या होता है, उसके ऊपर हम इस हुक के ऊपर उस बॉडी को टांग देते हैं, ठीक है। नाउ सी क्या होता है, जैसे ही हमने ऐसे किया, जैसे मानो कोई एक स्टोन या फिर रबर, ठीक है, आपका जो इरेजर होता है, अगर आप उसका मास जानना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ये एक बहुत ही छोटा डिवाइस है, ठीक है, ये लगभग इतने ही साइज का होता है इन रियलिटी, ठीक है, इतना ही साइज होता है। तो हम इसमें 1 kg 2 kg नहीं मेजर कर सकते, हम लोग फोर्स मेजर करेंगे, दैट इज वेट मेजर करेंगे, जो हमारी धरती माता फोर्स लगाती है वो मेजर करेंगे, लेकिन स्मॉल बॉडीज का, ठीक है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं आपके इरेजर का, कि आप उसके का मास अगर जानना चाहते हैं और आपके पास स्प्रिंग बैलेंस है, तो आप क्या करेंगे, उसको पहले थ्रेड में टाई आउट करेंगे और उस थ्रेड को इस पे लटका देंगे। जैसे ही लटकाएंगे तो क्या होगा, उस पे जो वेट होगा, उस रबर का जो वेट होगा, उसकी वजह से ये हैंगर जो है वो नीचे की तरफ खिंच जाएगा, बिकॉज यहाँ पे स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक है। जैसे वो स्ट्रेच होगी, जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगा वो नीचे चला जाएगा और स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी, तो ये जो मार्क है ना, ये नीचे की तरफ आने लगेगा। तो ये जितना नीचे आएगा उतना ही क्या होगा, उस बॉडी का वेट होगा, ठीक है ना। उसी ये देखो 0 है, ठीक है, मानो कि ये स्ट्रेच होकर कहाँ तक आ गया, स्ट्रेच होकर यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो ये कितना है, ये है 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो इट वुड बी 0.4 न्यूटन जो है उस बॉडी का वेट हो जाएगा, ठीक है। वेट का मतलब जो हमारी धरती माता फोर्स लगा रही है, दैट इज कॉल्ड वेट, ठीक है। अब देखेंगे
कि ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इसको हम कैसे देख सकते हैं। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, धरती माता कितना फोर्स लगा रही है इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस को यूज करते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग विच गेट्स स्ट्रेच्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। जैसे ही हमने किसी बॉडी को इस हुक में टांगा उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, बिकॉज उस बॉडी पर धरती माता पहले से फोर्स लगा रही है तो वो स्ट्रेच हो जाएगी ऊपर वाली स्प्रिंग। ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल। अब ये जो ग्रेजुएटेड स्केल है उसमें क्या हो जाएगा, जो बॉडी है वो जो स्प्रिंग थी वो स्ट्रेच हो गई, जिसकी वजह से ये स्केल नीचे की तरफ आ जाएगा। जैसे ही नीचे की तरफ आएगा तो हमें जो ग्रेजुएटेड स्केल है इससे उसका वैल्यू पता चल जाएगा। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो आपको उसका पता चल जाएगा कि कितना फोर्स लगा रही है। बट सी, डायरेक्शन तो हमको पहले से पता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये बात तो हमको पता है बिकॉज सारी चीजें नीचे ही गिरती हैं, डेफिनेट सी बात है, तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है, राइट। अब देखेंगे कि उसका डायरेक्शन हमें पहले से पता था और जो मैग्नीट्यूड है वो हम स्प्रिंग बैलेंस की वजह से जान सकते हैं, राइट। तो ये बहुत इजी हो जाएगा, हम पता कर पाएंगे कि हमारी धरती माता किसी भी बॉडी पे कितना फोर्स लगाती है। ठीक है, तो हम इस स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं मास और वेट का डिफरेंस। जनरली हम लोग मास और वेट को ना बिल्कुल कन्वर्ट कर लेते हैं, कभी कुछ भी बोल देते, कभी मास बोल देते, कभी वेट बोल देते हैं, है ना। जैसे हम लोग जब वेइंग मशीन पे जब हम वे करते हैं तो फिर क्या वे होता है, क्या वो मास होता है, क्या वो वेट होता है, ये तो किसी को पता ही नहीं। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, मास और वेट के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं कि भाई क्या होता है। ठीक है, मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम एवरीवेयर। मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का मतलब क्या हुआ कि भाई जो किसी कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर कुछ मास है, दैट मीन्स उस बॉडी के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है, दैट मैटर, द अमाउंट ऑफ मैटर इज इट्स मास। ठीक है, तो जो भी मास जो है दिस इज जस्ट द मैटर फिल्ड इन द बॉडी। ठीक है, weight depends on the effect of gravity, weight varies according to the location। अब देखेंगे ये जो weight होता है ये क्या होता है, ये बॉडी का नहीं होता, ये होता है कि हम जिस प्लैनेट पे रह रहे हैं वो प्लैनेट हम पर कितना फोर्स लगाती है, दैट इज वेट, राइट। वेट डिपेंड्स ऑन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जितना ज्यादा ग्रेविटी उतना ज्यादा वेट। ठीक है, जितना कम ग्रेविटी उतना कम वेट, राइट। तो हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू वेट। हमने जब mg के बारे में पढ़ा, राइट, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, वेट। ठीक है, अब देखेंगे वेट वैरीज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। अगर आप किसी और प्लैनेट पे चले जाते हैं तो वहां पे अगर ग्रेविटी कम होगी तो आपका वेट डिक्रीज हो जाएगा, बट आपका मास डिक्रीज नहीं होगा। मान लीजिए आप चले गए वीनस पे, ठीक है, और वीनस पे आपको पता चल गया कि भाई जो ग्रेविटी है वो तो बहुत कम है अर्थ के मुकाबले, ठीक है, तो आपका वेट कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका जो मास है वो सेम रहेगा। अगर यहाँ पर आपका 32 kg था तो वहां पर भी 32 kg ही रहेगा। अगर यहाँ पे आपका 40 kg था तो वीनस पे भी 40 kg रहेगा। ठीक है, तो मास इज सेम एवरीवेयर, आप कहीं भी चले जाएं मास विल बी द सेम, बट वेट चेंजेस। ठीक है, अब देखेंगे मास कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होता। मतलब हर एक बॉडी में कुछ ना कुछ तो मास होगा ही। सोचो तुम, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास भी मास होता है, तो सोचो मासलेस बॉडी तो कहीं भी नहीं होगी। जब छोटा सा इलेक्ट्रॉन जो हमें दिखाई भी नहीं देता उसके पास भी मास होता है खुद का, तो फिर क्या बात है। तो फिर तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि हर एक बॉडी के पास अपना मास होता ही होता है। ठीक है, वेट कैन बी जीरो इफ नो ग्रेविटी एक्ट्स अपॉन एन ऑब्जेक्ट एज इन स्पेस। वेट जीरो हो सकता है जहां ग्रेविटी नहीं होगी, जहां जीरो ग्रेविटी होगी वहां पे वेट भी जीरो हो जाएगा, जैसा कि स्पेस में होता है। ठीक है, अगर आप फ्लोट करेंगे स्पेस में तो आपके ऊपर कोई वेट नहीं होगा। ठीक है, आपका वेट जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मास आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर 32 kg था तो 32 kg ही रहेगा। ठीक है, मास डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन, मास का वैल्यू चेंज नहीं होता। आप चाहे कहीं भी चले जाएं यूनिवर्स में, कहीं भी चले जाएं, मास आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, वेट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद हायर और लोअर ग्रेविटी। अगर आप जो अभी जैसे हम अभी सरफेस ऑफ द अर्थ पर हैं, ठीक है, हम अभी अर्थ के सरफेस पे हैं, अगर हम ऊपर चले जाएं लाइक कि हम किसी माउंटेन पर, ठीक है, पर्वत पर अगर हम क्लाइंब करें तो हम अपना डिस्टेंस ऊपर करेंगे, हायर जाएंगे,
जैसे जैसे हम हायर जाते जाते हैं वेट जो है हमारा डिक्रीज हो जाता है, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, नीचे मतलब कि भाई सरफेस से हम खुदाई करके नीचे जा रहे हैं, ठीक है, होल डिग करके नीचे जा रहे हैं टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वहां पर भी हमारा जो जी का वैल्यू है वो गिरता है, दैट मीन्स वहां पर वेट भी कम होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप धरती की सरफेस से ऊपर जाते हैं, लेट मी शो यू विद अ डायग्राम, ठीक है, लेट्स इमेजिन दिस इज अर्थ, ठीक है, दिस इज अर्थ, जस्ट इमेजिन दिस इज अर्थ, ठीक है। अब देखेंगे आप अभी इस सरफेस पर हैं, ठीक है, यहाँ आप हैं जो अभी सरफेस पर हैं। नाउ सी, अगर आप यहाँ से ऊपर गए, ठीक है, दिस इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर, ठीक है, दिस इज डॉटेड वन इज द ब्लैंकेट ऑफ द एयर अराउंड द अर्थ, राइट। अगर आप ऊपर जाते हैं तो भी आपका जो वेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और अगर आप धरती के अंदर होल डिग करके जाते हैं तो भी आपका जो वेट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपका जो वेट है वो चेंज हो रहा है, अगर आप ऊपर जा रहे हैं तभी भी चेंज हो रहा है, नीचे जा रहे हैं तभी भी चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वेट चेंजेस होता है अकॉर्डिंग टू दी प्लेस, लाइक हायर और दी लोअर, ठीक है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, और हम उसको सिंपली नंबर से बता सकते हैं, उसके पास खुद का मैग्नीट्यूड होता है, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, ठीक है, तो हम उसको एक स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। बट दिस इज फोर्स, राइट, वेट इज फोर्स, जो कि ग्रेविटी लगा रही होती है, तो फोर्स के पास तो डायरेक्शन होता है, और इट ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट मीन्स इट हैज डायरेक्शन, दैट मीन्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। So weight is a vector quantity, it has magnitude and is directed toward the center of the earth or other gravity well. That means अगर आप वीनस पे चले जाते हैं तो वीनस का जो सेंटर है उसकी तरफ ग्रेविटी का डायरेक्शन रहेगा हमेशा, वेट का डायरेक्शन रहेगा हमेशा, ठीक है। अगर आप जुपिटर पे चले जाते हैं तो जुपिटर के सेंटर की तरफ भी क्या होगा? आपका जो वेट होगा उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा, ठीक है। अर्थ पर हैं तो भी क्या हो रहा है? वेट का जो डायरेक्शन है वो भी सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ही है, ठीक है। तो आप जिस भी जगह जाते हैं, जिस भी प्लैनेट पे जाते हैं, जिस भी यू कैन से स्टार पे जाते हैं, तो उन सब की जगह पे अपना अपना वेट होगा एंड दैट वैरीज, ठीक है, और इसके साथ साथ उनका डायरेक्शन भी वैरी होगा, ठीक है। इसी के साथ हम ये बोल सकते हैं कि जो वेट होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज सम डायरेक्शन, राइट। नाउ सी, मास में बी मेजर्ड यूजिंग अ बीम बैलेंस, जैसे कि हम लोग करते ही हैं अपना वेजिटेबल्स में को शॉपकीपर जो हैं वो मेजर कैसे करते हैं? वो बीम बैलेंस को यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन वेट को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्प्रिंग बैलेंस, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। दैट मीन्स वेट को मेजर करने के लिए हमें स्प्रिंग बैलेंस चाहिए, लेकिन हमें मास को मेजर करने के लिए बीम बैलेंस चाहिए तो दोनों बैलेंस ही, ठीक है। देखेंगे मास इज यूजुअली मेजर्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स, उनका यूनिट क्या होता है? ग्राम्स और किलोग्राम्स। और वेट क्या होता है इसमें? क्योंकि एक फोर्स है और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, तो वेट का भी क्या हो जाएगा? न्यूटन एंड डाइन, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं हम लोग इन दोनों यूनिट्स में ही वेट को मेजर करेंगे, ठीक है। सो यू कैन नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वन पे, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल, और मैं इसका क्वेश्चन का आंसर आपको अभी दूंगी, ठीक है। इसके अंदर क्या पूछा जा रहा है? व्हाट डू वी मेजर बाय वेइंग बैलेंस, मास और वेट। जब कभी भी आप बोलते हैं कि भाई मैं अपना वेट मेजर करके आया और मेरा वेट है 35 kg, कैसे? अभी अभी हमने देखा कि वेट को तो न्यूटन में नापते हैं, तो आप केजी क्यों बोलते हो? और जब आपको मास नापना होता है तो आप वेट क्यों बोलते हो? आपको बोलना चाहिए मैं तो मास मेजर करके आया, ठीक है। ये कंफ्यूजन हर किसी को होता है,
और नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे किसी को नहीं पता होता है, ठीक है, जैसे कि काफ़ी लोग हैं जिन्हें मास और वेट के बीच में डिफरेंस नहीं पता, तो वो ना क्या करते हैं, वो इसको सिंपली बिल्कुल सेम ही कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। लाइक उनको मास और वेट बिल्कुल सेम ही लगता है और उनको बिल्कुल इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे वेट की जगह मास बोल दिया, मास की जगह वेट बोल दिया, बट इट इज़ नॉट ट्रू, इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा जिंदगी में क्यों होता है कि सब इसे बोलते हैं कि मेरा वेट 25 kg आया। वेट 25 kg हो ही नहीं सकता, बट ये जो मशीन होती है, दिस वेइंग मशीन, इस मशीन के अंदर एक स्प्रिंग होती है, ठीक है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। बट ये क्या करता है, ये मेजर करता है कि भाई हम लोगों ने नॉर्मल फोर्स पढ़ा था ना, तो ये क्या करता है देखेंगे, यहाँ पर ये जो लड़की खड़ी है इसके ऊपर धरती माता फोर्स लगा रही है, तो इसका मतलब इसका जो वेट है जिसे हम बोलते हैं mg, ठीक है, दिस इज दी वेट, राइट, दिस इज दी फोर्स अप्लाइड ड्यू टू अर्थ, ठीक है। सो सी दिस इज दी mg जो कि इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब कोई भी आदमी या पर्सन इसके ऊपर खड़ा होता है तो यहाँ जो स्प्रिंग होती है इसमें जो पॉइंटर्स होते हैं वो हिलने लगते हैं, ठीक है, वो हिलकर आपको जो भी यहाँ पे स्केल होता है, आइदर डिजिटल है तो नंबर्स शो होते हैं, और अगर एनालॉग है तो फिर यहाँ पर आपको एक क्या मिलता है, एक पॉइंटर होता है जो कि मूव करता है, और आपको जो मेंशन करते हैं स्केल्स उसमें यूनिट भी लिखी होती है, ठीक है, वो केजी लिखी होती है। क्यों केजी लिखी होती है, बिकॉज ये इसी तरीके से बनाया गया होता है। एक्चुअली में ये मेजर तो करता है, मेजर करता है क्या, वेट, आपका वेट मेजर करता है, बट ये आपको कैलकुलेट करके देता है आपका मास। इसका मतलब शो क्या करेगा, मास, और मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो वेट आया, ठीक है, ये है फॉर्मूला, वेट का फॉर्मूला, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे मास, जो वेट होता है वो होता है बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमने स्मॉल जी देखा है ना, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखेंगे हमको मास कैलकुलेट करना है, देन हाउ टू डू दैट। मास कैलकुलेट करने के लिए, इस मास को कैलकुलेट करने के लिए मैं इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नीचे लेके चली जाऊंगी, सो इट वुड बी W/g इक्वल्स टू मास। तो ये कैलकुलेट तो वेट ही करता है, ठीक है, कैलकुलेट तो ये वेट ही करता है, बट ये आपको दिखाता है वैल्यू डिवाइडेड बाय जी करके, ठीक है। तो आपको एक्चुअल में जो पता चल रहा है, जो इंडिकेशन मिल रहा है वो मिल रहा है मास, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है, वेट कैलकुलेट करता है, उसको जी से डिवाइड करता है एंड देन शो यू योर मास, ठीक है। इसी वजह से हम बोलते हैं वेट मेजर कर रहा है, लेकिन कितना आ रहा है, 40 kg। इसी वजह से सब बोलते हैं मेरा वेट 30 kg, मेरा वेट 20 kg, वो इसीलिए बोलता है बिकॉज दिस इज अ मशीन विच मेजर्स वेट बट शोज यू द मास, ठीक है। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा दैट आप जो देख रहे हैं वो होता है मास, ठीक है, लेकिन मेजर एक्चुअली में जो हो रहा होता है दैट इज वेट, ठीक है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ न्यूमेरिकल वन, ठीक है, सभी के सभी बच्चे अपनी कॉपी में फटाफट करना शुरू कर दें। व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन अ स्टूडेंट ऑफ मास 45 kg। बच्चे का मास कितना है, 45 kg। तो सी अगर मास की वैल्यू 45 kg है और हमें पूछा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट वेट, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब वेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर मुझे W कैलकुलेट करना है तो मुझे M और G चाहिए, ठीक है। अब ये जो M और G है इसके अंदर मास तो मुझे पता चल गया 45, ठीक है, G का वैल्यू हमने क्या बोला था 9.8 या फिर 10, ठीक है। तो हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, 9.8 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू आपको क्या लिखना है। लेकिन जब हम एग्जाम्स में जब इनको डील करेंगे तो वहां पर आपको जनरली 10 लेना है, और अगर मेंशन किया हुआ हो तो वही वैल्यू लेनी है जो मेंशन की हुई है, गिवन की हुई है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10 ले लेंगे, तो इट वुड बी 450 न्यूटन। सो दिस इज द वेट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द वेट और द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब वैसे फटाफट से नोट कर ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये आपको कौन से फॉर्मूले पे बेस्ड है, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है, उस फॉर्मूले पे ये है बेस्ड। अब देखेंगे अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 2 सेकेंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, इसका मतलब ये इंडिकेशन है, ये आपको क्या चीज गिवन कर रहा है, ये गिवन कर रहा है दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ये आपको ये चीज बता रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन करके हम लोग लिखेंगे दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 0 बिकॉज कार जो है वो रेस्ट से जा रही है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ये हमेशा इंडिकेशन होता है आपको बताने का, ठीक है। अब देखेंगे एंड एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, जब हमें पता है कि हम जब CGS की बात कर रहे होते हैं और MKS की SI सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम न्यूटन या डाइन लेते हैं, ठीक है। न्यूटन में आपको क्या चाहिए होता है, मीटर पर सेकेंड, और CGS में चाहिए होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर है किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, इस किलोमीटर पर आवर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए फाइनल वेलोसिटी, मैंने इसे फाइनल वेलोसिटी क्यों बोला, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, 0 से शुरू हुई एंड एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ इतना, दैट मीन्स 54 किलोमीटर पर आवर, उसकी 0 से चेंज होके उतनी हो गई, दैट मीन्स इट इज द फाइनल वन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 54 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ कि इस किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली बहुत इजी ट्रिक है, लेट मी राइट इट, ठीक है, मैं अलग से इसको लिख देती हूँ। दिस इज अ ट्रिक, क्या, जैसे आपको कभी भी कोई भी नंबर अगर आपको किलोमीटर पर आवर से चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा 5/18 से, ठीक है। दिस इज दी ट्रिक, ये आपको चेंज करना है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अगर आपको क्या करना है मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से, बस जैसे ही आपने करा आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब मैं इस ट्रिक को यूज करके दिखाती हूँ कि कैसे यूज करना है। देखेंगे मेरे पास किलोमीटर पर आवर की वैल्यू है, मुझे मीटर पर सेकेंड चाहिए क्योंकि हम इसे SI में करना चाहते हैं, SI यूनिट में करना चाहते हैं, ठीक है। इसको मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या कर देती हूँ 54 इंटू 5/18 और ये बन गया मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट, ठीक है। अब हम ये बात जानते हैं कि भाई 18 3 होता है 54 एंड 3 5 कितना होता है 15, तो भाई हमारी वैल्यू आ गई 15 मीटर पर सेकेंड और क्विकली बिल्कुल जल्दी से आ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ चुकी है और हमारे पास टाइम भी गिवन है दैट इज 2 सेकेंड। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हमें बता रहे हैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ए को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्मॉल v दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस स्मॉल u दैट इज इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल का वैल्यू कितना है, ये जो फाइनल है v है, इसका वैल्यू कितना है 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो इट शुड बी हाउ मच 7.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 15/2 कितना होता है 7.5, ठीक है, तो इट शुड बी 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बिकॉज दिस इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखेंगे सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, इफ द मास ऑफ द कार इज 1000 kg। अब ये हम एक और गिवन वैल्यू कर रहा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं जो मास है कार का वो कितना है 1000 kg मास है, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, अब हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमें गिवन हो गया है 1000 और जो एक्सेलरेशन है वो हमने कैलकुलेट किया है 7.5, तो इट शुड बी हाउ मच 7500 न्यूटन, ठीक है। क्या किया मैंने, इस पॉइंट को 3 टाइम्स बढ़ा दिया बिकॉज ये कितने यहाँ पे कितने जीरो है 3 जीरो है, 1000 में 3 जीरो होते हैं। जब कभी भी हम इस तरीके के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे पॉइंट को है आगे बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं, ये जो 5 है मतलब ये जो 7.5 है, तो इट विल क्या करेगा, ये 1 2 3, अब ये क्या हो जाएगा 1 2 3, तो अब यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा,
ठीक है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जैसे 15.0 हम ऐसे लिख देते हैं तो इट्स स्टिल 15 है ना, तो इट इज कितना 7500। तो दैट इज द फोर्स। आप इसको फटाफट से नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और उसके पहले नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम टॉर्क वगैरह ये सब कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम फटाफट से पहले रोटेटिंग फोर्स यानी कि टॉर्क के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो रोटेटिंग टॉर्क, रोटेटिंग फोर्स और टॉर्क का क्या मतलब हुआ। देखो जब कभी भी हम फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी आगे मूव करती है। ठीक है, हम यहाँ से ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी आगे जा रही है। ठीक है, हम अगर कभी भी इस तरीके से फोर्स लगा रही है तो बॉडी वहाँ जा रही है, पूरी बॉडी वहाँ जा रही है। दैट मीन्स हम उसको फोर्स लगा रहे हैं और वो पूरी बॉडी पूरा सीधे चल रही है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे फोर्स भी होते हैं जो क्या करती है, बॉडी को रोटेट करवा देती है। जैसे ये टायर है, ठीक है, दिस इज अ टायर। अब क्या होगा, यहाँ पर अगर फोर्स लगाया जाता है, इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाया जाता है तो सिर्फ ये पार्ट मूव करेगा, राइट? तो इट विल मूव लाइक दिस, इट विल मूव लाइक दिस। ठीक है, पूरा टायर ऐसे मूव करेगा। वाई? बिकॉज हमने इस पूरे टायर पे यहाँ से अगर मैं धक्का लगाती तो ये बिल्कुल सीधे जाता, स्लिप करते सीधे जाता, रोल नहीं करता। बट मुझे अगर रोल करवाना है तो मैं क्या करूंगी, इस सरफेस पे जो है फोर्स लगाऊंगी, मैं सीधा फोर्स लगाऊंगी, बट इट विल रोटेट द ऑब्जेक्ट। जैसे कभी बॉटल, लाइक सी दिस इज द पेन। ठीक है, अगर मुझे फोर्स लगाना होता और मैं इधर से धक्का मारती तो बिल्कुल सीधे चले जाता। बट इफ आई वॉन्ट टू रोटेट इट, वॉट शुड आई डू? मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे रखा और नाउ मैं फोर्स इनकी सरफेस पे लगा रही हूँ। जैसे मैंने सरफेस पे लगाया तो सी इट विल रोटेट। कैन यू सी इट विल रोटेट। दैट्स हाउ दिस थिंग्स वर्क। हम लोग जब कभी भी सरफेस पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, बॉडी रोटेट करती है। जैसे अगर आपके पास बॉटल हो, ठीक है, तो आपके पास अगर पानी का बॉटल हो तो ट्राई इट फॉर योरसेल्फ कि जब आप उस बॉटल पे पूरा ऐसे फोर्स लगाएंगे ना तो बॉटल आगे की तरफ स्लिप हो जाएगी। ठीक है, आगे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी। लेकिन अगर आप बॉटल के जो सरफेस है साइड में अगर आप ऐसे हाथ रख के उसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे ना तो वो रोटेट होकर जाएगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दी रोटेटिंग फोर्स। अगर सरफेस पे लगाएंगे तो रोटेट होगा, अगर पूरी बॉडी पे लगाया जा रहा है तो फिर वो क्या होगा, बॉडी आगे की तरफ चली जाएगी, रोटेट नहीं होगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड दी रोटेटिंग फोर्स। अ फोर्स अप्लाई टू अ बॉडी टू रोटेट इट इज नोन एज दी टॉर्क और रोटेटिंग फोर्स। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इनटू फोर्स। ठीक है, जितना फोर्स हम लगा रहे हैं वो तो ठीक है, बट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, जैसे कि ये है इसका फिक्स्ड पॉइंट, जो टायर्स होते हैं उनमें जो फिक्स पॉइंट होता है वो ये होता है, बिल्कुल दिस इज द सेंटर। तो यहां से लेकर और जो फोर्स का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स, ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स विल गिव यू व्हाट, टॉर्क, राइट? तो इस तरीके से हम लोग टॉर्क और इन सबको कैलकुलेट करते हैं। इन इक्विलिब्रियम द टॉर्क रोटेटिंग फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी बस वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, रोटेट नहीं हो रही है, तो दैट वुड बी टोटल टॉर्क ऑन इट इज जीरो। ठीक है, अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही है इसका मतलब वहां पे टॉर्क है क्योंकि वो उसको रोटेट कर रहा है, राइट? रोटेट करने के लिए ही हमको जो है रोटेटिंग फोर्स चाहिए। अगर रोटेटिंग फोर्स नहीं हुआ तो बॉडी मूव नहीं करेगी, रोटेट नहीं करेगी, और अगर उस वो रोटेट हो रही है दैट मीन्स वहां पर कोई ना कोई रोटेटिंग फोर्स वहां है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इस पर। ठीक है, ये एक फैन है, जैसा वो नहीं होता, विंड मिल्स होती हैं। ठीक है, तो ये आपको विंड मिल के जैसे थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट कर सकती है। लेट्स अज्यूम इट्स अ विंड मिल। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं और टॉर्क क्या कर सकता है। जैसे हम अलग अलग ये जो तीन है ना, इन तीनों का नाम दे देते हैं, तीन। ठीक है, दीज आर द तीन ए बी सी। ठीक है, वी कैन से इट्स विंग्स। ठीक है, इस पूरे जो विंड मिल है उसके 3 विंग्स हैं, तो ये ए बी सी हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या होगा, लेट्स से हवा आ रही है, ठीक है, एंड यहां से हवा आ रही है। ठीक है, अब जब यहां से विंड आ रही है तो वो क्या करेगी, इसके ऊपर तो ऐसे फोर्स लगाएगी,
ठीक है, जैसे ही यहाँ फोर्स लगा वैसे ही क्या हुआ, इधर की तरफ मूव करेगी, बिकॉज ये यहाँ से ज्वाइन है। बिल्कुल सही बात है, ये यहाँ से ज्वाइंट है तो ये ऐसे तो मूव करेगा नहीं, राइट। ये कैसे करेगा, यहाँ से ज्वाइंट है तो ये इस तरीके से मूव करेगा, सो इट विल रोटेट, राइट। और ये कौन सा डायरेक्शन है, मैंने आपको दो डायरेक्शन बताई थी, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज तो वो जो कि क्लॉक की डायरेक्शन में चले, दैट इज पहले 12, फिर 3, फिर 6, फिर 9, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज जाए, दैट मीन्स 12, फिर 9, फिर 6, फिर 3, तो दैट वुड बी द एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर अगर इस डायरेक्शन से विंड आती है तो वो इस ब्लॉक को, इस जो ये विंग है उसको क्लॉकवाइज रोटेट करवा देगी, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करवा देगी। अब आपके पास सिर्फ दो डायरेक्शन है रोटेट करने के लिए, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि आपके पास दो डायरेक्शंस हैं, मतलब कोई भी विंड या फिर कोई भी फोर्स किसी भी बॉडी को अगर रोटेट करवाना चाहता है तो वो दो डायरेक्शंस में करवा सकता है सिर्फ, ठीक है। पहली डायरेक्शन कौन सी है, दैट इज क्लॉकवाइज। लेट्स से फर्स्ट वन इज क्लॉकवाइज, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इस क्लॉकवाइज के लिए प्लस यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो सेकेंड वन है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप क्या बोलेंगे, माइनस। जैसे ये फोर्स था, यहां से मानो एक फोर्स है F, अब इस फोर्स ने, इस F फोर्स ने क्या किया, इसको, इस A पॉइंट को, इस A विंग को क्लॉकवाइज रोटेट करवा दिया, ठीक है। तो मुझे क्या, और मानो कि भाई यहां से इसका जो सेंटर पॉइंट है यहां तक का डिस्टेंस, लेट मी यूज दी अनदर पेन, किसी यहां से लेके जो है यहां तक का डिस्टेंस लेट से R है, ठीक है। तो अब हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, इस विंग पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा, सबसे पहले तो क्लॉकवाइज, दैट मीन्स प्लस, क्योंकि हमने अभी बोला है, हमने क्लॉकवाइज को क्या लिया है, प्लस। तो यहाँ पर अगर मैं टॉर्क कैलकुलेट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये फोर्स इनटू ये डिस्टेंस, राइट, तो ये R, तो दिस वुड बी द टॉर्क ऑन A, ठीक है। अगर मैं नेट टॉर्क, यहाँ पे बोल देते हैं टॉर्क ऑन A, ठीक है। अब ये जो C है, क्योंकि ये सब फिक्स है, राइट, अब जब A मूव करेगा तो C भी मूव करेगा, राइट, एंड B भी मूव करेगा। लेकिन आप ये खुद बात बोलो कि जब विंड यहाँ से आ रही है तो क्या वो इस पॉइंट पे इसको इधर की तरफ मूव करवाने की कोशिश नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इसका मतलब इसके ऊपर, इस बी विंग के ऊपर भी फोर्स लग रहा है, और वो उसे कैसे मूव करवा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा रहा है। दैट मीन्स अगर मुझे इस पे फोर्स पता चला, लेट्स से इसके ऊपर F2 फोर्स है, ठीक है, F2 फोर्स लग रहा है इसके ऊपर ड्यू टू द एयर, तो टॉर्क ऑन बी हो जाएगा कितना, F2 मल्टीप्लाइड बाय R, बट माइनस, वाई माइनस, बिकॉज देखेंगे जब यहाँ पर इस तरीके से फोर्स लगेगा तो ये इधर की तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगी, राइट, तो क्या होगा, वो उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा देगा, ठीक है। और अभी सी पे लेट्स से कोई फोर्स अभी नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, अगर हमें टोटल टॉर्क निकालना होगा, ठीक है, नेट टॉर्क निकालना होगा, या फिर मुझे ये बोलना है कि मुझे इस बॉडी को बिल्कुल रेस्ट पे रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है, तो व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूंगी, पहले तो टोटल कैलकुलेट करूंगी, जो भी टोटल है, जैसे टोटल टॉर्क A B, ठीक है, तो यहाँ पर F इंटू R माइनस F2 इंटू R, ठीक है, ये है टोटल टॉर्क जो कि इस पूरे पे लग रहा है। अब मुझे इसको बताना है कि भाई अगर इसके ऊपर टोटल फोर्स 0 मुझे करना है, इक्विलिब्रियम में मुझे करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे इक्वल्स टू 0 पुट कर देना होगा। जैसे ही 0 पुट किया वैसे ही हम FR, F2R इन सब का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। कैसे करेंगे, लेट्स से कि मुझे क्या करना है, F2 का वैल्यू निकालना है, आई वांट टू कैलकुलेट F2, ठीक है, और वो भी कब, इक्विलिब्रियम के केस में, कि अगर ये बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में लाना चाहें तो ये F2 कितना होना चाहिए, ठीक है, दिस इज दी क्वेश्चन। लेट्स से अब मुझे पता है टोटल फोर्स FR माइनस F2 इंटू R, राइट, और इक्वल्स टू 0 मैंने कर दिया बिकॉज वी वांट टू ब्रिंग इट इनटू इक्विलिब्रियम, 0 करना चाहते हैं टोटल फोर्स। तो अब हम क्या करेंगे, F2
एफ इंटू आर माइनस F2 इंटू आर इक्वल्स टू 0। अब ये जो F2 इंटू आर है उसको उधर लेकर चले जाते हैं इक्वल टू के उधर, तो इट वुड बी F इंटू आर F2 इंटू आर। ठीक है, अब मुझे F2 का वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज यहाँ पे R भी है, ये सब कैंसिल आउट हो सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से हम लोग कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हैं तो। ठीक है, इस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं। ठीक है, हो सकता है हम लोग प्रैक्टिस करें। लेट्स से अभी हम क्वेश्चन करते हैं, दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये हमको बताना है कि कौन सा ट्रू है। नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग यूनिफॉर्मली अंटिल द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज 0। क्या बोल रहा है कि कोई भी बॉडी, ठीक है, वो यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी से मूव करते रहेगी जब तक उसके ऊपर जो कितना फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, वो 0 होता है। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि उसका वेलोसिटी चेंज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा फोर्स, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स कुछ ना कुछ होना चाहिए। वो अगर 0 हो गया है, इसका मतलब बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन आ गई है, तो दैट मीन्स दिस इज ट्रू। An object will continue moving uniformly until the resultant force on it is 0. ठीक है, so this is true. ठीक है, यहां पे देखेंगे, द बॉडीज डू नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कोई बॉडी अगर रखी हुई है वो तो वो रखे रहेगी जब तक कि कोई एक्स्ट्रा फोर्स, अनबैलेंस फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो मूव करते रहेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, अगर कोई, जब तक मतलब उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स, अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाता। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। वो बिल्कुल नहीं करती, अपना स्टेट चेंज बिल्कुल नहीं करती जब तक उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया जाए। थर्ड पढ़ते हैं, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट on the surface of the earth, then the net downward force exerted by the earth and the net upward force exerted on the body are not equal to each other. What it is saying? जब कभी भी आपको ऐसे डिफिकल्ट सा सेंटेंस मिले तो फर्स्ट मेक अ डायग्राम। सो लेट्स से दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस इज द बॉडी। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, बॉडी इज एट रेस्ट, ये रेस्ट पर है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ पर है। ठीक है, देन द नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, यानी नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। ठीक है, लेट्स से इट इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ। ठीक है, Fe। अब क्या बोल रहा है, एंड नेट अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। कोई मतलब इसी के ऊपर जो है एक अपवर्ड फोर्स भी है। ठीक है, अपवर्ड फोर्स भी है, आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो और ये बॉडी रेस्ट पर नहीं हो? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये बॉडी अगर रेस्ट पर है, इसका मतलब कि यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बॉडी है वो रेस्ट पे मूव ही नहीं कर रही है। इसका मतलब नेट रिजल्टेंट फोर्स यहाँ 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट करने चाहिए। बिल्कुल, दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज फॉल्स। तो हमारे कौन कौन से सेंटेंसेस ट्रू हैं? लेट्स से कौन से ऑप्शंस में लिखे हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड। तो इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए। दैट मीन्स कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है कि भाई स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हैं, अनबैलेंस फोर्स बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर 2 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो वो 2 किलोमीटर पर आवर से ही जा रही है। एंड इट इज मूविंग, कैसे मूव करे? अगर वो बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है और रेस्ट पर है, तो वो हिलेगी नहीं जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने यही देखा है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, बॉडी मूव नहीं करती। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और इसको इजीली हम ट्रिक से कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप फटाफट से इसको ट्राई करो।
ठीक है, देखो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से डील करते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, बहुत ही इजी वे में स्टार्ट करेंगे। कैसे देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है इन द गिवन डायग्राम, ये गिवन आपको दिखा दिया कि ये जो डायग्राम है, व्हेन अ वेट ऑफ 100 ग्राम इज हंग फ्रॉम द स्प्रिंग, जब स्प्रिंग से 100 ग्राम का वेट जो है लटकाया जाता है, हैंग किया जाता है, इट लेंथ इज 9 सेंटीमीटर। इट्स लेंथ बोले तो मतलब यहां से लेकर यहां तक जो है 9 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, कब, जब इसके ऊपर कितना फोर्स डाला जाता है, 100 ग्राम फोर्स डाला जाता है, मतलब वो बॉडी लटकाया जाता है। ठीक है, व्हेन वेट ऑफ 150 ग्राम इज हंग फ्रॉम इट, जब 150 ग्राम करा जाता है तो कितना लेंथ हो जाता है, 11 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग व्हेन देयर इज नो वेट हैंगिंग फ्रॉम इट, वो हमको लेंथ पता करनी है। ठीक है, तो कैसे मैं पता करते हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ। देखेंगे टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ और वेट, हम दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे, जब 100 ग्राम का वेट था तो टोटल लेंथ कितना था, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्प्रिंग है, जो उसका नॉर्मल लेंथ है वो प्लस कितना ज्यादा स्ट्रेच हुआ है, दैट इज 9, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 9 का नंबर है, ये जो 9 है, इसका मतलब यहां पर टोटल लेंथ प्लस कितना ज्यादा जो है स्ट्रेच हुई है स्प्रिंग, वो यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, यहां पर कितना ज्यादा स्ट्रेच हुई है प्लस टोटल लेंथ, तो ये जो 9 है ना, इसका मतलब इसके अंदर जो स्प्रिंग है उसका लेंथ प्लस वो कितना थोड़ा सा खिंची हुई है, कितना एक्सटेंड हुई है, कितना स्ट्रेच हुई है वो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस लोड को हटा देना है और इसका जो इसका नॉर्मल लेंथ है वो हमें पता करनी है कि वो कितनी है। तो यहाँ पे पता चला। अब हमने क्या किया, 150 पे 11, जैसे ही 150 ग्राम पे लिखा, जैसे ही 150 ग्राम पे रखा तो 150 ग्राम पे क्या हुआ, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर की जगह पर कितना हो गया है, 11 सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या समझूं कि जब 100 से 50 तक पहुंचा, दैट मीन्स 50 ग्राम इंक्रीज हुआ, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 50 ग्राम अगर इंक्रीज हुआ तो देखो यहाँ पे कितना सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ, 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ। 50 ग्राम पे 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है, एक्स्ट्रा 50 ग्राम पे 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 1 सेंटीमीटर का वैल्यू निकालूं तो कि भाई जो है 1 सेंटीमीटर वो कितने ग्राम पे होता है, तो मुझे पता चल जाएगा कि 1 ग्राम पर कितना स्ट्रेच हो जाएगा वो। अगर मैं 1 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर पे 25 ग्राम स्ट्रेच हो जाना चाहिए उसको। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहां से जब इसके पास 100 था, इस 100 को धीरे धीरे रिमूव करते चलती हूँ। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे अगर 25 ग्राम का एड ऑन किया जाता है तो 1 सेंटीमीटर इसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर हमने इस 100 में 25 और डाल दिया तो 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको और 50 जो है हमने इसको ऐड कर दिया, तो अब क्या बन गया 150, और हमारा जो ये है 10 से एक और सेंटीमीटर चला जाएगा, 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इस 100 में से 25 निकालते चले जाएंगे। ठीक है, अब हमको पता है जैसे ही हमने 25 ग्राम निकाला, 1 सेंटीमीटर इसका जो लेंथ है वो कम हो जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया, 100 ग्राम से 9 सेंटीमीटर था, 100 ग्राम में से 25 निकाल लो। जैसे ही 25 निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 75 ग्राम, है ना, और इसके साथ साथ इसमें से 1 सेंटीमीटर हट जाएगा, बिल्कुल। 75 में से 25 वापस निकाल लो तो ये हो जाएगा 50 ग्राम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इसमें से भी हट जाएगा। ठीक है, अब इस 50 में से एक और बार 25 निकाल लो। जैसे ही 25 निकालोगे वैसे ही क्या होगा, एक और ग्राम इसमें से हट जाएगा। ठीक है,
अब इस 25 में से 25 निकाल लो, दैट मीन जो भी मास है वो हटा दो। जैसे हमने 0 मास कर दिया वैसे ही इसमें से एक और सेंटीमीटर चल जाएगा, बिकॉज हमने एक और 25 हटा लिया है, तो एक और सेंटीमीटर हट जाएगा। तो अब 0 पे मुझे कितना मिल गया है, 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इसका जो हाइट है दैट इज हाउ मच, दैट इज 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जब इसके इस स्प्रिंग के ऊपर बिल्कुल भी वेट नहीं था तब इसका जो एक्चुअल लेंथ है दैट इज 5। पर जैसे जैसे इसके ऊपर 25 डाला, 50 डाला, 75 ग्राम डाला, 100 डाला, जैसे जैसे ग्राम इसके ऊपर इंक्रीज करते गए वैसे वैसे क्या हुआ, जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच होते गए। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमने इसे कैलकुलेट किया। तो दिस इज द थिंग कि आपको इस तरह के क्वेश्चन से कैसे डील करना है, ठीक है, किस तरीके से सीखना है, ये चीज जो है आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। ठीक है, अब नाउ लेट्स से कि भाई ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डज अ फॉलिंग बॉडी एक्सेलरेट? यस, जो भी कोई बॉडी नीचे गिरती है वो एक्सेलरेट होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, वाई? बिकॉज वी नो कि धरती माता जो है वो एक एक्सेलरेशन देती है, इसका मतलब वो एक फोर्स लगाती है, राइट? सो सी, यस, बिकॉज द ग्रेविटी इज अ फोर्स दैट कॉजेज इट टू मूव फास्टर। ठीक है, सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट वन। Alright, now let's move on to the last question। ये हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज सस्पेंडेड थ्रू 2 लाइट स्प्रिंग। ये 2 स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग बैलेंस हमने देखा था, राइट? ये 2 स्प्रिंग बैलेंसेस हैं और हमने क्या किया हुआ, 10 kg का मास इसके ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है, लटकाया हुआ है एज शोन इन द फिगर। देन हमें ये चेक करना है कि इन चारों में से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। बोथ द स्केल विल रीड 10 kg, क्या ऐसा होगा? इसमें भी 10 kg शो हो रहा है, इसमें भी 10 kg शो हो रहा है, क्या ऐसा होगा? बोथ द स्केल्स विल रीड 5 kg, क्या इसमें 5, क्या इसमें 5, ऐसा शो होगा। द अपर स्केल विल रीड 10 kg एंड लोअर विल स्केल विल 0, ये 10 और ये 0, क्या ऐसा पॉसिबल होगा? या फिर द रीडिंग मे बी एनीथिंग बट देयर सम विल बी 10। अब हम देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको कैसे डील करना है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक नया फोर्स, एक अपन कह सकते हैं एक टाइप ऑफ फोर्स हमें बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर मैं इसी डायग्राम में आपको बता देती हूँ। ये जो 10 kg है इसके ऊपर ऑलरेडी जो धरती माता फोर्स लगा रही हैं 10 इंटू स्मॉल जी, राइट? इसके ऊपर पहले से लग रहा है, ठीक है, इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स ऑलरेडी लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसके ऊपर भी क्या हो रहा है, सी यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, उसके ऊपर है एक टेंशन जिसे हम T1 बोल देते हैं। टेंशन का मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी आप किसी भी रस्सी को पकड़ के खींचते हो ना, तो यहाँ पे रस्सी बहुत ही टाइट हो जाती है, राइट? दिस इज कॉल्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसका मतलब रस्सी बहुत स्ट्रेच हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, जब उसके ऊपर 10 kg का मास लटकेगा तो रस्सी बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएगी, बिल्कुल सीधी हो जाएगी, राइट? इसका मतलब उसके अंदर एक फोर्स आ गया है जिसे टेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये 10 इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 10 इंटू जी, इसमें ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है टेंशन, T1 हमने अज्यूम कर लिया है। अब ये देखेंगे ये जो सेम है यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, T1 मिलेगा। बिकॉज T1 क्यों मिलेगा, क्योंकि इसमें इस रस्सी पर भी तो आपको एक टेंशन होगा और सेम रस्सी यूज हो रही है, दैट मीन्स वहां पर भी T1 टेंशन होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसमें ऊपर की तरफ दूसरा टेंशन, बिकॉज दिस इज दी स्प्रिंग 2, मतलब कोई दूसरा स्प्रिंग है, अलग है, दैट मीन्स इट वुड बी T2, राइट? तो अब देखते हैं जो सेकंड स्प्रिंग है इसके ऊपर टोटल फोर्स, अब ये मूव तो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि T1 माइनस का T2 इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया है, नीचे का पॉजिटिव लिया है, तो दिस T1 इज पॉजिटिव, ऊपर का माइनस, T2 इक्वल्स टू 0 बिकॉज टोटल फोर्स इज 0। तो इसका मतलब क्या हो गया है, T1 बराबर T2, हमने साबित कर दिया कि दोनों ये जो टेंशन हैं दीज आर इक्वल। अब हम इस बॉडी पर बात करते हैं, 10 kg वाली बॉडी पे बात करते हैं। जो 10 kg वाली बॉडी है इसमें ऊपर की तरफ तो क्या लग रहा है, T1, और 10 इंटू जी जो इसका वेट है, ठीक है, वो लग रहा है 10 इंटू जी माइनस का T1, राइट? टेन इंटू जी माइनस का T1, ये हमने लिख दिया। नाउ सी यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 फोर्स, टोटल फोर्स 0 हो रहा है, 10 इंटू जी इक्वल्स टू T1।
10 इंटू जी इक्वल टू T1, दैट मीन्स जो इसका वेट है वो इक्वल है T2 के। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो 10 kg जो इसका वेट है, जो ये मेजर कर रहा है, वही क्या होगा, वही टेंशन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है दोनों वेट इक्वल हैं, आपस का फोर्स इक्वल है, तो इसका मतलब इसका जो वेट होगा वही T1 होगा और वही T2 होगा। दैट मीन्स ये वाली रीडिंग भी हमको वेट T2 ही बताएगी, 10 kg ही बताएगी, और ये वाली रीडिंग भी हमको 10 kg ही बताएगी, बिकॉज दोनों पे जो मास लग रहा है, देखो ये जो मास है ये इसके बराबर है और ये जो T1 है ये इस T2 के बराबर है, तो आपस में सभी बराबर है। दैट मीन्स ये वाला स्केल भी हमको 10 kg का ही दिखाएगा रीडिंग, और ऊपर वाला स्केल भी हमको 10 kg का ही रीडिंग दिखाएगा। दैट मीन्स दैट बोथ द स्केल्स विल रीड 10 kg। ठीक है, तो यहाँ पर 10 kg आपको शो करेंगे, दैट मीन्स दोनों के दोनों स्केल्स इक्वल शो करेंगे रीडिंग्स। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर उसमें आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ट्राई देम आउट, खुद से वापस से कोशिश करो आज करने की, और आज का होमवर्क यही है कि भाई तुम अपना पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करो, 1 2 3 सब सॉल्व करो। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है बट ठीक है, चलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, और सारे क्वेश्चंस करते चले, बार बार पढ़ते चले। ठीक है, तभी तो हम जीतेंगे ना कॉम्पिटिशन में, राइट? सो थैंक यू सो मच।